खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल और असम के अलावा केरल भी उन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन केरल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि इस बयान के कुछ ही घंटे के अंदर उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि पार्टी ने अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है। श्रीधरन को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय किए जाने की खबर के बाद केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने अपने पिछले बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी ने अभी तक श्रीधरन का नाम केरल चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार के रूप में तय नहीं किया है। मैं जो बताना चाहता था वो ये था कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से मुझे पता चला है कि पार्टी ने ये घोषणा की है। बाद में मैंने पार्टी प्रमुख के साथ क्रॉस चेक किया तो पता चला कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले बीजेपी केरल में ई श्रीधरन को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात कह चुकी है। आपको ये भी बता दें कि मुरलीधरन से पहले केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा था कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है कि श्रीधरन को पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। झांसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला था, तो वहीं ईवीएम पर भी एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनावों में ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी बताते हुए ईवीएम पर मैं आज भी कह रहा हूं कि किसी को भरोसा नहीं है। अमेरिका का भी चुनाव हो गया है, कई दिन तक काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट से ही आएगा। हम कार्यकर्ताओं को पूरा वोट डालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और सरकार बनेगी तो हम सबसे पहला काम ईवीएम को हटाने का करेंगे। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे दलों से गठबंधन करने का विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतने फासले से हारेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये अखिलेश यादव का दावा है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। छात्रों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता चिंता है, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका शैक्षणिक वर्ष बेकार न जाए। हम पूरी तरह से जो है वो सोच विचार कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन 10वीं 12वीं के एग्जामिनेशन के लिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये बोर्ड की एग्जामिनेशन है और जैसे आपको पता है कि चाहे वो ICSE हो, CBSE हो, ये विभाग के माध्यम से भी वो परीक्षा होने का जो है वो प्रावधान ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें कोई भी निर्णय करते वक्त बिल्कुल आपका कहना सही है कि कोरोना की परिस्थिति क्या होगी, तो हम उसको भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोरोना की परिस्थिति अगर क्या होती है तो उस हिसाब से क्या निर्णय लेना है। लेकिन आज तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 10वीं और 12वीं के एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल हमने डिक्लेयर किया है उसी टाइम टेबल पे एग्जामिनेशन आज के तारीख में है और ऑफलाइन के माध्यम से ही एग्जामिनेशन हो सकती है, क्योंकि पेपर हम डिफरेंट नहीं बना सकते। हम यूनिफॉर्मली एक पेपर बनता है और हमारा पेपर और हमारा सिलेबस जो है और हमारा पेपर का जो इवैल्यूएशन होता है उसका पूरा पैटर्न जो है हमारा नवंबर में ही तय होता है। फिर उसको प्रिंट करके हमको सब कुछ तैयार करना पड़ता है। असम समेत अन्य चुनावी राज्यों में माहौल गर्म है और इसी बीच कांग्रेस अपने ही कुछ नेताओं के कारण घिरी हुई है। ये आने वाले चुनावों में कहीं कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? इस सवाल पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। जनता बहुत इंटेलिजेंट है, कितना असर पड़ता है कितना नहीं पड़ता है, लेकिन निश्चित तौर से अगर वो ताकतें जो बयानात दे के कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं, अगर वो कांग्रेस को ताकत पहुंचाने की कोशिश करें तो कांग्रेस बड़ी ताकत बन के उभर सकती है। आज वो G23 या जो भी कुछ है उनको इस बात को समझना चाहिए। और कहा जा रहा है बंगाल के अंदर कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस कर लिया। जब शिवसेना के साथ किया था तब तो कोई नहीं बोला था, तब तो सब खामोश रहे थे। आज जरूरत ये नहीं है कि किसके साथ अलायंस की, आज जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे दूर रखा जाए जो देश को बर्बाद कर रही है। देश रहेगा तो राजनीतिक दल रहेगा, तो पार्लियामेंट रहेगा, तो लोकतंत्र रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा खतरा है देश के लोकतंत्र को, देश के।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद पर कानून की बात पर कहा कि मैं लव जिहाद नामक शब्द से सहमत नहीं हूं। हमें विशेष रूप से बलपूर्वक कराए जाने वाले धर्मांतरण की जांच के लिए एक कानून मिलेगा और हम इसका समर्थन करेंगे। फोर्सफुल रिलीजन चेंज पर होगा तो जरूर हमारी पार्टी उसका साथ देगी। और अगर कोई स्पेसिफिकली लव जिहाद शब्द के साथ कानून आएगा, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का काम है, तो उसके ऊपर हम विधायक विचार भी करेंगे। अगर कोई कास्ट स्पेसिफिक शब्द किसी में लिखा। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट सत्र पर बोलते हुए इसे आम जनता के लिए विशेष लाभदायी बताया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। हर वर्ग को बड़ी राहत दी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, झोपड़ी, खेत खलियान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, एक्सीडेंट हो जाए तो जो घायल को लेकर जाएगा उसको 5100 रुपए की सहायता, कोई जो बचाओ। बजट कभी कांग्रेस और बीजेपी में तोल कर नहीं देखा जाता, लेकिन हिंदुस्तान में अब वो वक्त आ गया है जब ये एक तरफ गहलोत और दूसरी तरफ मोदी सरकार का बजट है। मेरी खुली चुनौती है बीजेपी के नेताओं को, बड़ी पाप लगेगा इन बीजेपी वालों को। आप बताओ, पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, आजादी के बाद पहली बार इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो रहा तब आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हो और पाप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, 300 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा दी, हर चीज महंगी हो गई। महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी खुद की पार्टी की कमियों को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। एक नहीं अनेक बार ये कह चुके हैं, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज को, मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस नेतृत्व को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व की वजह से कांग्रेस का यह हाल हुआ है। आप अपने आप को उनको देखना चाहिए, अपने नेतृत्व को देखना चाहिए। आखिर क्या बात है कि कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस के नीति पे, नेतृत्व पर विश्वास घट गया है, देश की जनता का विश्वास घट गया है, लेकिन राहुल गांधी अपनी कमियां नहीं देखकर वो सिर्फ बीजेपी सरकार की कमियां और मीडिया की कमियां दिखा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ स्थित आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली है और बैठक के बाद एएनबी न्यूज से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं और विपक्ष के सामने मुद्दों का अंबार लगा हुआ है। कल से विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ है। जानते हैं किस तरह की कांग्रेस की तैयारी है। सर, किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की ओर से, किस तरह सरकार से जवाब मांगेंगे जनहित के जो कार्य हैं उनको लेकर? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आज हमारी मीटिंग हुई है, कल अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे जी। और फिर स्पीकर साहब समय तय करेंगे, समय और तारीख को तय करेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। उसमें सारी सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हम लेके आएंगे। वैसे मुद्दे ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेके कानून व्यवस्था है और किसानों की समस्या है, जिस प्रकार से स्कैम्स हो रहे हैं, उसके मुद्दों की कोई कमी नहीं। सर, अविश्वास प्रस्ताव की भी आपकी तरफ से लाया जाएगा। कौन सा दिन निर्धारित किया गया अविश्वास प्रस्ताव को और क्या प्रारूप रहने वाला है? वो स्पीकर साहब करेंगे, समय और दिन स्पीकर साहब करेंगे। सर, टेंटेटिव कार्यक्रम आ गया, 10 को बजट पेश करने की बात की गई है और वहीं 16 तक बजट सत्र जो है चलाने की बात है। क्या लगता है आपको बहुत रहेगा, ये पूरा समय मिल पाएगा विपक्ष को? नहीं, समय और चाहिएगा विपक्ष को, क्योंकि काफी सदस्य हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर भी समय चाहिएगा विपक्ष को। तो आपको लगता है नंबर पूरे होंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के पास? देखिए, सरकार विश्वास खो चुकी है, ये आपके सामने है। कौन कहाँ खड़ा है आपको पता लग जाएगा। 75% आरक्षण की सर बात की गई है और धन्यवाद भी आज जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राज्यपाल का करके आए हैं। इस पर किस तरह देखते हैं इसको? सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के बेरोजगारों के साथ जी। अरे रोजगार तो है ही नहीं, जितने आज हैं उनमें कितने हैं। और जो डोमिसाइल 15 साल से घटा के 5 साल कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हरियाणा वालों का BC और SC का कहीं नंबर नहीं है।
शुक्रिया। तो ये थे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने जो कल से जब बजट सत्र हरियाणा में शुरू होगा, हरियाणा विधानसभा का, तो उसमें जो तमाम तैयारियों को लेकर हमारे साथ चर्चा की। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANV न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के दौरान जारी हुआ गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुझाव को सीएम जयराम ठाकुर ने मानने से इनकार कर दिया और वो तैयार नहीं है, बल्कि जयराम ठाकुर ने वीरभद्र सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमें वीरभद्र सिंह की सलाह ना दे, क्योंकि वीरभद्र सिंह की सरकार में बीजेपी नेताओं को जंगलों में फेंका था। सीएम ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तो हमने वो भी दौर देखा है जब उनकी ही सरकार के दौरान हमको यहाँ से मार्शल से उठा करके जंगल में फेंक करके आए। इसलिए मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो दौर हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद उस वक्त तो हमने राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ हमने तो बैल में आकर के सिर्फ प्रोटेस्ट ही किया था। तो हमको यहाँ से उठा करके बाहर कर दिया गया था। उस वक्त उठा करके जंगलों में बसों में डाल करके वहाँ से उठा करके फेंक दिया गया था। यहाँ से रिज के मैदान से हमको उठा करके बसों में डाल करके कहाँ छोड़ करके आए। तो ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा उसमें कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन राज्यपाल महोदय जी का जिस प्रकार से अपमान किया और उसके बाद उसको स्वीकार नहीं करना, अब ये कोई बात होती है कि हमारा मुंह हमने देखा नहीं, उनको हमारी उस पर पीठ थी, ये कोई जवाब अंतर नहीं बनता है। और ऐसे में राज्यपाल महोदय जी ने अभी तक अपना अभिभाषण समाप्त नहीं किया था, उससे पहले ही विपक्ष के नेता खड़े होकर के कहते हैं ये झूठ का पुलिंदा है। तो मान करके चल रहे थे वो कि उनने सुनना ही नहीं है। जब पढ़ा नहीं था, जब सुना नहीं था, वो कैसे कंक्लूजन पर पहुंच गया कि झूठ का पुलिंदा है। मानसिकता बड़ी साफ है, इस मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, नहीं तो लोग का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ठुमके लगाते हुए दिखे। दरअसल दोनों नेताओं ने एक के बाद एक कई गानों पर डांस भी किया। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला सीएम अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जमकर ठुमके लगाए। सीएम अमरिंदर सिंह और फारूक अब्दुल्ला के डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। तो पंजाब सरकार की तरफ से अपना आखिरी बजट पेश किया जाना है और इस बजट को लेकर हमने जिला फतेहगढ़ साहिब में पड़ती स्टील सिटी मंडी गोविंदगढ़ के उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया जानी है। सरकार ने इंडस्ट्री के साथ चुनावों में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करें, जिनमें 5 रुपए बिजली देने का वादा भी एक है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि इंडस्ट्री को आज भी बिजली तकरीबन 7 से 8 घंटे प्रति यूनिट मिल रही है। अगर सरकार इस आखिरी बजट में इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहती है तो वो लैंड कास्टिंग 5 रुपए बिजली इंडस्ट्री को दे, ये कहना था जिला फतेहगढ़ साहिब में पड़ती एशिया की सबसे बड़ी लोहा इंडस्ट्री मंडी गोविंदगढ़ के उद्योगपतियों का। पिछली बार ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, परंतु जिहड़ा रेट 5 रुपये कहते हैं वो 5 रुपये नहीं है, वो तकरीबन 7 रुपये तो लैके 8.5 रुपये कोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5 रुपये के नाल नाल इन्हां ने जिन्ना लोड है उहदे उत्ते एक डुअल फिक्स चार्ज लगाते जिहड़े कि बहुत ज़्यादा हैवी पैंदे हैं, प्लस 20% जिहड़ा है सरकार ने इहदे उत्ते टैक्स लाया हुआ है। इंडस्ट्री की ये मंग है कि तुसीं 5 रुपये का वादा किया सी ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕੋਸਟਿੰਗ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਡਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਦਾ ਰਿਬੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ GST ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ GST ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਾਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ GST ਉਹ 0% ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ पैसे भरा देंगे 18% से 18% रखें। विधानसभा में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल सीएम उद्धव विधानसभा में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का जश्न मनाते हुए नजर आए, जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम भाषण पर भड़क गए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम सीएम पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बाबरी मस्जिद को लेकर विधानसभा में जश्न मनाना बेहद शर्मनाक है और गैर संवैधानिक है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में सदन में खड़े होकर के जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के विध्वंस का एक जश्न मनाते हुए भाषण दिया और गर्व व्यक्त किया, फक्र व्यक्त किया, वो सर्वथा आपत्तिजनक है। यह गैर संवैधानिक बात है, गैर कानूनी बात है और देश में जो सेकुलरिज्म की विचारधारा के आधार पर देश में कामकाज चल रहा है उस भावना के खिलाफ है। जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी है जिसमें 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसका मूल मंत्र सेकुलरिज्म है। और अगर मुख्यमंत्री ही उस सेकुलरिज्म के भावना के खिलाफ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि इससे महाराष्ट्र में एक बड़े वर्ग को बहुत कष्ट होगा। दूसरी बड़ी बात, वहां पर कांग्रेस एनसीपी के सारे बड़े नेता थे, मंत्री थे, विधायक थे, उनकी तरफ से आपत्ति होना चाहिए था। मुख्यमंत्री अचानक मुख्यमंत्री की भूमिका भूल के एक शिवसेना के कार्यकर्ता के तौर पर मानो कहीं औरंगाबाद के चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रहे हों, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और हमारे सभी लोगों को तमाशा। शिवसेना ने फैसला किया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट में बताया है कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद ये अहम निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बताते हुए संजय राउत ने लिखा कि शिवसेना एकजुटता से उनके साथ खड़ी है। और संजय राउत ने ट्वीट में यह भी लिखा कि शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ इस मामले पर चर्चा हुई, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पश्चिम बंगाल में दीदी बनाम सभी की लड़ाई है। सभी विरोधी पार्टियां एम मनी मसल और मीडिया को एम ममता दीदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको देखते हुए शिवसेना ने निर्णय लिया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर से राज्य के औरंगाबाद शहर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक कोविड अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ छेड़खानी का मामला आया और इस घटना के बाद
अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना 2 दिन पहले की है, जब नाइट ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने अस्पताल में राउंड अप के समय एक महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश की थी। डॉक्टर की इस हरकत पर महिला ने जमकर हंगामा किया और अपना विरोध जताया। इस मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंचने के बाद डॉक्टर इस पूरे मामले की छानबीन फिलहाल कर रहे हैं। हालांकि अभी तक डॉक्टर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और अस्पताल प्रशासन से कोई जानकारी निकल भी नहीं पाई है। हैदराबाद शहर में हमारा जो पदमपुरी का कोविड केयर सेंटर है, वहाँ से तकरार प्राप्त हुई और हमने उसकी जांच करने के बाद ऐसा पता चला है कि हमारा एक आयुष डॉक्टर वो राउंड के दरम्यान एक महिला से डिस्चार्ज के बारे में बातचीत हुई। तो वो डिस्चार्ज देने के संदर्भ में से डॉक्टर ने रात को वो महिला रुग्ण को 1:30-2 बजे फ़ोन कॉल किया और अपने केबिन में उधर बुला लिया और उनको डिस्चार्ज देने के लिए बताया कि आपको हम नहीं डिस्चार्ज दे सकते, अभी आपको 5 तारीख को डिस्चार्ज देंगे। इस तरह से उनकी बात हुई और महिला का जो हमें तकरार प्राप्त हुई उसमें जो उन्होंने गैर संभाषण किया है, हमने उसके बारे में वो देख के दखल लेके तुरंत उनको बरतरफ कर दिया है डॉक्टर को। और हमारे पास जो मालूमात प्राप्त हुई है चौकसी से, ये महिला और डॉक्टर दोनों जाने पहचान के हैं और उन दोनों के भी बातचीत हुई है। सीसीटीवी फुटेज कैमरा में भी देखा है कि रात को महिला नीचे आई है और डॉक्टर से बात की। करीबन 40 मिनट दोनों में बात हो रही थी। वहाँ बैठ के महिला ने चाय कॉफ़ी भी लिया है और ऐसा कोई। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और उसके साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। लेकिन धर्मशाला में 1 महीने से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे तिब्बतियन गुरु दलाई लामा को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है। दलाई लामा ने 1 महीने पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनके घर पर ही वैक्सीन लगाने की मांग की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि दलाई लामा को वैक्सीन लगाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार उनके घर पर ही कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रबंध करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को जल्द दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब एक मैसेज और अच्छे से जाएगा कि बाकी लोग कुछ लोग जो शंका कर रहे थे या डर रहे थे, जिनके मन में कुछ डाउट्स है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्रदेश में जो अभियान है काफी स्पीड पकड़ेगा जी। देखिए, एक बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही बड़ा स्पष्ट किया था, देखिए बड़ा, कि ये वैक्सीन जो है ये प्राथमिकता का हमने इसमें क्रम तय किया है। सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सीधे ही कोविड के इस संकट में बहुत अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीन पहले पहुंचनी चाहिए, पहले लगनी चाहिए। और उसके बाद इसके फेजेज में जो तय किया था, उसके बाद जो है वो 60 साल और 50 साल के लोगों के लिए, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं उनके लिए, तो उस दृष्टि से अब फर्स्ट फेज कंप्लीशन की स्टेज पर आया है और सेकंड फेज अब शुरू हुआ है। तो उसमें ये अभियान आगे बढ़ करके जो है वो लोग उत्साह के साथ सहयोग कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चंडीगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरियाणा के नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर के साथ बैठक की है और शहरी विकास पर चर्चा भी की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता का आयोजन करके राकेश टिकैत के बीजेपी सांसद के जल्द इस्तीफा देने के बयान को खारिज कर दिया और कहा कि सारे सांसद एकजुट हैं, टिकैत का बयान समझ से परे है। हरियाणा में जो नगर निगमों में चुनकर हमारे महापौर, वरिष्ठ महापौर और उप महापौर आए हैं, उनके साथ बैठक चल रही है और ये बैठक शहरी क्षेत्रों में किस तरह से विकास को और गति के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले 6 सालों में हरियाणा के जितने भी शहरी निकाय हैं, अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो वहाँ पर इतनी तेजी के साथ विकास के काम हुए हैं, शहरों की सूरत बदली है। उसको और बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए इस बैठक में चर्चा लगातार चल रही है। अपने महापौर के, वरिष्ठ उप महापौर के, उप महापौर के सुझाव वहाँ पर लिए जा रहे हैं। देखिए, टिकैत जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे उस बारे में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना अलग तरह की पार्टी है
उस तरह उसके सांसद के बारे में किस तरह से वो बयान दे रहे मेरी समझ से परे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सब एकजुट हैं और सब किसानों के हित में हैं और पार्टी भी पूरी तरह से किसानों की चिंता करने वाली है। और आदरणीय मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक अवसरों पे कहा है कि इस देश का अन्नदाता किसान मेरे लिए भगवान के समान है। और पिछले 6 साल में मोदी जी की सरकार ने जो किसानों के हित में फैसले किए हैं वो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक हैं। किसानों की आमदनी को दोगुने करने वाले हैं, किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। और पंजाब में भूजल के निरंतर गिर रहे स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए विधानसभा में आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पंजाब सरकार को राज्य में भूजल को संभालने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की गई है। और इस दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने पानी के स्तर में सुधार करने संबंधी तरीकों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। और आपको बता दें कि राज्य में भूजल के स्तर में आ रही गिरावट के संबंध में विचार विमर्श में भाग लेते हुए विधायक कुलदीप सिंह वैद्य ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। विधानसभा स्पीकर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कमेटी के गठन का ऐलान किया, जो 3 महीनों में रिपोर्ट पेश करेगी। और झारखंड से अगली खबर आपको बता दें, यहां पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। नक्सलियों की बारूदी सुरंग के विस्फोट में बड़ी क्षति हुई है। हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ये नक्सली हमला पश्चिमी सिंहभूमि के टोकलो थाना के लांजी जंगल में हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बारूदी सुरंग विस्फोट में जगुआर के 3 जवानों की शहादत हुई है और 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित, जिला गोंडा कांस्टेबल हरद्वार शाह पलामू एवं कांस्टेबल किरण सुरीन सिमडेगा के रहने वाले हैं। और इस हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है और लांजी पहाड़ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान ये घटना, वो अनुसंधान का विषय है। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं, हर बात नहीं की जाती है। लैंडमाइन जिस तरह से ब्लॉक, क्या कुछ नई रणनीति भी आएगी इस तरह की घटनाएं? ये जो लैंडमाइन है या आईडी है, ये लगाया ही जाता है कि अभियान के दौरान जो पुलिस मूवमेंट हो उसको रोका जाए। तो अभियान हमारा जारी है, उसी अभियान के तहत ये घटना हुई है। पिछले 5-6 दिन से लांजी पहाड़ के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसी की मदद करने जा रहा है। ये क्या लगता है सर, नक्सलियों द्वारा जो ये ट्रैप बिछाया गया था हाल के दिनों में या पहले से था? वो इलाके में पहले से लगा हुआ। इधर तो चाईबासा में काफ़ी पिछले 15-20 दिन से काफ़ी रिकवरीज हुई हैं आईडी। पंजाब के फरीदकोट में पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने से पंचायत सचिवों के अंदर भारी आक्रोश है, जिसके चलते गुस्साए पंचायत सचिव वीडीपीओ दफ्तर के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के 1 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने पंचायत सचिवों की सुध नहीं ली है। और मीडिया से बात करते हुए पंचायत सेक्रेटरी यूनियन के जिला प्रधान सिमरनजीत सिंह और सेक्रेटरी सुखचैन सिंह ने कहा है कि सरकार हमें अनदेखा करते हुए पिछले 5 महीनों से वेतन जारी नहीं कर रही है और बार बार ऐसा होता है जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो 1-2 महीने का वेतन देकर हमें चुप करवा दिया जाता है। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਮਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ।
हरियाणा बीजेपी की आज अहम बैठक हुई है और इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े समेत प्रदेश के कई मेयर और पार्षद बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर निगम की राजनीति से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। संस्थाओं को सुदृढ़ किया है, वैसे ही बदलाव शहरी छोटी सरकार में किए। जैसे पंचायती राज पहले शिक्षित की, इनको भी शिक्षित किया। फिर इसमें एक स्टेप आगे और गए कि मेयर और चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट कराना शुरू किया। तो अभी जो इनकी जिस तरह से हमने सुधार करके और डायरेक्ट जनता के नज़दीक ले जाने का काम किया, उसी के अनुरूप जो नियम है संचालन के, उसमें किस प्रकार से हमारे मेयर्स को, चेयरपर्सन्स को मजबूती मिले, उसके लिए एक होमवर्क आज यहाँ किया है। कुछ संचालन के सुधार की प्रक्रियाएं हैं जिनकी चर्चा की है। तीसरा, बहुत सारे विभाग काम करते हैं नगरीय क्षेत्र में, उनके आपसी तालमेल की चर्चा भी की है। इनका खुद का सामर्थ्य बढ़े, उसकी भी चर्चा की है। तो उस सब की चर्चा हुई है। इसके लिए हमने बहुत सीनियर लोगों को, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर परिषद से की, नगर निगम से की, ऐसे लोगों को भी बुलाया। जैसे हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर, केंद्रीय मंत्री, बहुत वर्षों तक वो नगर निगम में पार्षद के नाते से काम करते रहे। उनके अनुभव सबके साथ साझा हुए। ऐसे ही ज्ञानचंद जी गुप्ता, वो चंडीगढ़ के मेयर रहे और मेयर्स की एसोसिएशंस के अध्यक्ष रहे, उनके भी हमने विचार लिए। ऐसे ही अभी जो चंडीगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मेयर रहे, उनके भी हमने जो है सुझाव थे वो लिए। ऐसे ही मनीष ग्रोवर जी, ये भी हमारे पार्षद से जीवन शुरू करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। बेहतर संचालन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में निर्णय करने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है और इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार अधिकारियों का होता है। ये दोनों बेहतर रूप से चलें कि निर्णय करें इलेक्टेड लोग और इम्प्लीमेंट करें अधिकारी वर्ग, ये बहुत बेहतरी के साथ चले। इसी के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शामिल साध्वी गीता प्रधान ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। हाथरस कांड में अखिलेश यादव को दोषी करार देते हुए गीता ने कहा है कि हाथरस की बेटी के दुर्व्यवहार करने वाले सपा के गुंडे हैं और उनके पिता की हत्या भी उन्होंने ही की है। साध्वी गीता प्रधान यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि 2014 में मुरादाबाद में मंच से उन्होंने दामिनी कांड के दौरान कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, अब क्या फांसी दोगे। और साध्वी गीता प्रधान ने यह भी कहा कि जब बाप ही ऐसी सोच रखता है तो बेटे से क्या उम्मीद की जा सकती है। साथ छेड़छाड़ की घटना हाथरस में हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और सीधा सीधा मुझको लगता है कि ये सब सपा के गुंडे हैं। पूर्व में अखिलेश यादव जी की सरकार रही है और गुंडों मवालियों की सरकार रही है। अखिलेश यादव जी इसीलिए बौखला रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने भी उस बेटी के साथ छेड़छाड़ की है और उसके पिता की हत्या की गई है, वो सपा के कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव जी की इसमें ज़रूर सह हो सकती है क्योंकि अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को इस तरीके के बढ़ावे देते हैं और उनकी सरकार में ये सब गुंडे मवालियों वाले काम होते थे। आज भाजपा की सरकार में उन्होंने ये घटना जो अपने कार्यकर्ताओं से कराई है, मैं इस घटना और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने गुरुवार को कई लेखों के राजस्व घाटों को विरुद्ध मुआवजे समेत छठे पंजाब वित्त कमीशन की कई प्रमुख सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कमीशन ने 29 जनवरी 2021 को राज्यपाल को साल 2021-22 के लिए सौंपी गई 7 सिफारिशों और मंत्रिमंडल की तरफ से आज 6 सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि साल 2021-22 के लिए स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार के करों के संग्रह के 4% हिस्से की बांट निरंतरता से संबंधित एक सिफारिश को मंत्रियों के समूह द्वारा जांचा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि मंत्रियों का समूह वित्त मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री और जल सप्लाई, साथ में सैनिटेशन मंत्री भी होंगे। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाए जाने की परंपरा है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ 5 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा स्थित माया देवी मंदिर के प्रांगण में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने 5 महामंडलेश्वरों को दीक्षित किया है और उसके बाद सभी के द्वारा भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका पर पुकार लगाई गई और ये 5 संत अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए। ये जो हमारा पूरा भारत में जो संत लोग है, जो श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का जो पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर का पेशवाई जो पहले जैसे नगर प्रवेश हुआ उसके बाद में धर्मध्वजा स्थापित हुआ। आज जो है वो पंच परमेश्वर की पेशवाई है। पेशवाई के बाद भी क्या है कि अखाड़े के संतों की जो है, जो भी इसमें संस्कार होने हैं, तो विधि विधान से जो संन्यास लेना चाहता है उनका संस्कार विधि विधान से होता है। और सभी जितने भी हमारा जो नया संन्यास दीक्षा लेने वाले या नागा लोग हैं, तो वो पंच परमेश्वर के अधीन ही संपूर्ण कार्य उन्हीं के द्वारा होता है। तो आज 2 बजे पांडव से जो है जोलापुर से 2 बजे यात्रा जो चलेगी, जिसमें जगतगुरु शंकराचार्य जी, हमारे आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, श्रीमंत हरिगिरी जी का निर्देशानुसार जो है और श्रीमंत प्रेमगिरी जो है सभापति जी, उनका जो है व्यवस्था के हिसाब से आज जो है शोभा यात्रा जो श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़े की, तो जूना अखाड़े की और अग्नि अखाड़े की 2 अखाड़ों की आज पेशवाई जो है हम लोग जो है। यूपी के मैनपुरी में उन्नाव सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज पहुंचे। यहां पर तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम सिवाई में मां दुर्गा की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर साक्षी महाराज ने शिरकत की और कार्यक्रम के बाद सभी ने साक्षी महाराज ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सर्वे समाज की हितैषी है, किसानों की हर संभव मदद की जा रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों पर साक्षी महाराज ने अपनी बात रखी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये मैं मानता हूँ, सरकार भी चिंतित है और हम लोग कोई रास्ता निकाल रहे हैं किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। लेकिन गैस का नमक देखिए, 2014 से पहले गैस मिलती नहीं थी, लंबी कतारें होती थी, 1200, 1300, 1400, 1500 सिलेंडर मिलता था, नहीं मालूम आपको, कतारें नहीं टूटती थी। और 2014 से पहले केवल 13 करोड़ गैस कनेक्शन हिंदुस्तान भर में थे, वो भी पैसे से दिए गए थे। और 2014 में हम सत्ता में आए, तब से लेके 2019 तक 15 करोड़ गैस कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत मोदी जी ने फ्री में बांट दिए। अब हो गए 28 करोड़। 28 करोड़ होने के बाद भी कहीं ब्लैक दिखाई दे रही है, कहीं लाइन दिखाई दे रही है। मोदी जी का धन्यवाद करिए, इस सरकार का धन्यवाद करिए। यहाँ पहले कहीं बिजली आती थी, अब बिजली जाती है क्या? इतना विकास हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में अपने कोविड टीके की पहली खुराक उन्होंने ली और कहा कि उन्हें भारत में होने पर गर्व है। भारत में वैक्सीन लगवाना बहुत ही सस्ता है। देश भर में टीकाकरण लगवाने और कोविड संक्रमण से लोगों को बचाने की मुहिम तेज हो गई है। उन्होंने अपनी बहन राम्या पीसी को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके साथ आज ही टीका लगवाया है। वित्त मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि आज सुबह मैंने कोविड-19 की वैक्सीन का पहला डोज लिया है। मेरा साथ देने के लिए मेरी बहन मेरे साथ पहुंची। बिजनौर के नहटौर में पुलिस ने गश्त के दौरान लूट की योजना बना रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध असला, चाकू और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक अनित कुमार के आदेश के अनुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 4 बदमाशों को जनता बाजार नुमाइश ग्राउंड से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस चारों अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। ये थाना पुलिस नहटौर ने कल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। इन चारों अभियुक्तों की प्लानिंग थी कि कोई लूट की घटना यहाँ पे कारित करने वाले थे। इस सूचना पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है, मौके पर जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी बार-बार बची है और इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इनके पास से 2 तमंचे, एक 315 बोर, एक 12 बोर का बरामद हुआ है, 2 चाकू बरामद हुए हैं और इनकी प्लानिंग यहाँ पे किसी घटना को कारित करने की थी, जिसको भिंड के लहरोली में चल रहे अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ आज सांसद संध्या राय और विधायक संजीव राव कुशवाहा ने किया है। टूर्नामेंट लगातार 4 दिनों तक चला, जिसमें कई प्रांतों की टीमों ने भाग लिया है। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत कृपाल सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और आपको बता दें कि फाइनल मैच में पहुंची मेरठ की दिल्ली MR की टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई है, जिसमें मेरठ ने दिल्ली MR को 3-2 से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। सरकार से भी हमारा आग्रह है और सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो सतत प्रयासरत हैं, उन सबसे आग्रह है प्रयास करें कि ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाएं और उनके लिए साधन जुटवाएं। सरकार का पूरा लाभ भी लें। सरकार भी लाभ देना चाहती है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में लाभ वो उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन वहाँ के अगर कोशिश करेंगे वहाँ के लोग, तो निश्चित तौर पर उनके जो संसाधन। सरकार विकास के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालय की दशा लगभग 35 सालों से संसाधनों के अभाव में दयनीय होती जा रही है। जिले के 42 अस्पतालों में ना तो डॉक्टर पर्याप्त हैं और न ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। ज्यादातर अस्पताल तो किराए के भवन और ग्राम पंचायतों की अनुकंपा पर मिले भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि विभाग के अफसरों को कोई व्हीकल तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिससे कि वो अस्पतालों का निरीक्षण कर सके। वहाँ की व्यवस्था सुधारने की कोशिश लगातार की जा रही है। जिले भर में कुल 42 राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल हैं, जिसमें संसाधनों की काफी कमी है। मरीजों के लिए ना तो दवाइयां हैं, न डॉक्टर हैं और तमाम असुविधाओं की वजह से मरीजों का रुझान इन अस्पतालों की तरफ बहुत कम हो गया है। जिसमें से 19 जो है अपने भवन में चलते हैं और 13 जो है वो किराए पे, 13 पंचायत भवन में और 9 जो है ये किराए पे है और एक निःशुल्क हाटा का। ये जो अस्पताल हैं इनमें डॉक्टरों की संख्या क्या है और किस तरह जो है? कुल हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या 34 है। तो किराए के भवन में या पंचायत भवन में चल रहा है, तो विभाग इसके लिए क्या कर रहा है? ऊपर जो है किस तरह की बातें हो रही हैं कि अभी तक पंचायत अभी हमारे निदेशालय में निदेशक जी से वार्ता हुई थी, तो ये प्रस्ताव चल रहा है कि हम अगर भूमि मिलती है, हम लोग प्रधान से संपर्क करके भूमि अगर मांग लेते हैं तो वहाँ फिर नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा और शासन के द्वारा स्वीकृति। यूपी में औरैया के सदर तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस दौरान कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में SDM वहां पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसी कड़ी में उप जिलाधिकारी सदर ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं को जागरूक करने के लिए योजना संचालित की गई है। साथ ही ये भी कहा कि महिलाएं अपने परिवार को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए खुद रोजगार खोल सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
पिछले नवरात्र से लेकर के जो आने वाला नवरात्र है 6 महीने में जो होता है कि मिशन शक्ति के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उसी शासनादेश के क्रम में जो है आज विभिन्न विभागों से आई हुई महिलाएं और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको भी जो है आमंत्रित किया गया है। तो जो मिशन शक्ति का है सरकार का लक्ष्य, उस लक्ष्य के क्रम में जो होता है कि सबको बताना है कि आपकी भी जो है भागीदारी जो है महत्वपूर्ण है। विभिन्न योजनाओं में आप देखें जैसे ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी अपने सेल्फ जो होता है कि डिपेंड होकर निर्णय लें हमको किस कैंडिडेट का चुनाव करना है। और तमाम प्रकार की जो योजनाएं चल रही है, चाहे पेंशन से संबंधित है, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना हो, चाहे राजस्व विभाग से संबंधित जो भी महिला हेल्प डेस्क की है जानकारी, महिलाओं की समस्या। दिल्ली के द्वारका में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। आरोपी चालक कार छोड़कर फरार हो गया। आरोपी की फिलहाल तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान हो चुकी है, जो कि अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले अधिकारी के घर पर रहता था। पुलिस ने बताया कि हादसा गुरुवार की रात करीब 12 बजे का है और तभी मौके पर ही पीड़ित की मौत हो गई। पिछले करीब 25 दिनों से नगर निगम में नौकरी बहाली की मांग को लेकर हरियाणा के अंबाला निगम में धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान एचडीएफ की महिला नेता चित्रा सरवारा ने बीजेपी के साथ साथ अंबाला की नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा पर तंज कसा और चित्रा सरवारा ने मेयर को आड़े हाथों लेते हुए हरियाणा जन चेतना पार्टी के 2000 नौकरियां देने के चेतावनी वाले वादे का जवाब दिया और कहा कि 2000 नौकरियां तो बाद में होंगी, पहले 16 नौकरियां तो निगम में बरकरार रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर शक्ति रानी शर्मा को इस मामले पर जल्द से जल्द कोई संज्ञान लेना चाहिए और नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरना कर रहे निगम कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। तो एम्प्लॉय कोई राजनीति से अपनी रोजी रोटी नहीं कमाता है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो उनको प्रोवाइड करते हैं। बिना किसी नोटिस के इन लोगों को निकाल दिया गया और निकालने में भी जो एलिगेशंस आ रहे हैं उसमें भी राजनीतिक कारण थे। किसको हटाया गया, किसको दोबारा से सेट कर लिया गया, जिनके रिलेशन सरकार में थे उनको दोबारा से एडजस्ट कर लिया गया, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं। हमने बातें ये भी सुनी है कि 2000 नौकरियाँ होंगी। हम तो यही कहेंगे कि जो हमारी नवनिर्वाचित यहाँ पे हमारी मेयर साहिबा हैं कि वो इस बात को ज़रूर संज्ञान लें और इमीडिएटली जो है इनको रिलीफ प्रोवाइड करें। आप 2000 नौकरियाँ बाद में लेंगे, 16 नौकरियाँ तो हम बरकरार रखें यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे कि राजनीति का बहुत ही विकृत रूप ये जो है इस तरह का होता है जब एक गरीब। पिछले 25 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आश्वासन तो सबसे मिला है, तो देखते हैं। अभी कमिश्नर साहब ने भी बोला भी मैं करता हूँ इनका भी एडजस्टमेंट का, कहीं दोबारा नौकरी पर वापस लेते हैं इनको। एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया है, सब ने दिया आश्वासन। तो अब देखते हैं, हमारी आस है उन सब पे, क्या हमारे लिए कुछ। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्लगंज में महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया है और इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष ने तहसील के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप ने सीएम को लेकर विवादित बयान दिया। जिलाध्यक्ष ने सीएम योगी को घेरते हुए कहा कि टोपी से ज्यादा अगर किसी बच्चे को योगी जी की फोटो दिखा दी जाए तो वो डर के मारे भाग जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोपी पर प्रश्न खड़ा किया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप ये समझ लीजिए कि टोपी से ज़्यादा अगर किसी बच्चे को योगी जी की फोटो दिखा दी जाए तो वो डर के भाग जाएगा। टोपी तो क्रांति का प्रतीक है। ये टोपी आज से नहीं, बहुत वर्षों से है। जो समाजवादी नेताओं ने इसको शुरुआत किया था, हम लोग भी वही टोपी लगाते हैं। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है। इसी को मध्य प्रदेश के उज्जैन थाना महाकाल क्षेत्र के अंतर्गत कार्तिक चौक स्थित बाड़ी मोहल्ले के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों के पास से चोरी किया हुआ 3 लाख कैश, जेवरात और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
26 फरवरी की रात को थाना महाकाल के अंतर्गत कार्तिक चौक के पास बाड़ी मोहल्ले में एक नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें घर में दरवाजा जो ताला तोड़ करके नकदी सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस महाकाल थाना के द्वारा इसमें नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और अज्ञात अपराधियों की पतासाजी की गई। थाना प्रभारी महाकाल श्री अरविंद तोमर और उनकी पूरी टीम के द्वारा इसमें सूचना संकलन के माध्यम से कुछ जो संदिग्ध लोग मिले उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर जो पूरा मशरूका है इसमें सोने चांदी के सभी जेवरात, नकदी लगभग 3 लाख के आसपास, मोबाइल पूरा जब्त किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों में से एक का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 यूपी के अयोध्या में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आ गया है। दरअसल अयोध्या के बीकानेर के बल्लीपुर में शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की को मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने अगवा कर लिया। मामला 2 संप्रदाय का होने की वजह से सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बीकापुर कोतवाली में आरोपी युवक कलीम के खिलाफ धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग लड़की की बरामदगी के लिए और आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार टीमें गठित कर रही है और आरोपियों की जांच कर रही है। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या में, जो कि मंडल लेवल पर स्थित है, यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के कुल 10 पद सृजित हैं, जिसके अगेंस्ट केवल वर्तमान में 2 ही डॉक्टर कार्यरत हैं, डॉक्टर जोया वर्मा और डॉक्टर प्रियंका जैन। इसके अलावा 2 डॉक्टर संविदा पर वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से हैं, जबकि और उसके बाद में यहाँ पर एमसीएच विंग और पुरानी बिल्डिंग सब मिला के बेड की संख्या बढ़ने के कारण एनेस्थेटिस्ट के 5 पद हैं, जिसके सापेक्ष केवल 1 ही एनेस्थेटिस्ट है। और सीएमओ लेवल पे मैंने 2 डॉक्टरों को अटैच करवा के यहाँ पर किसी तरीके से चिकित्सालय का कार्य करवा रहा हूँ, जिससे कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो पाए। फिर भी डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा कमी है कि इससे चिकित्सालय को चला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सर, डॉक्टर की कमी से प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कोई ठीक से देखता नहीं है कि हाँ जो मरीज है तो लाओ देख लें सही से उसको, मतलब हम कोई फैसिलिटीज़ दे पाए, तो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है यहाँ पे। डॉक्टरों को इतनी कमी है कि ये लाइन लगी है, देख रहे हैं आप, सुबह से शाम हो जाएगी, दूसरा दिन दे देंगे उनको कि हाँ आप दूसरे दिन आइए। अभी कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई क्या कहते हैं साथ का हो, जैसे स्टाफ का हो, तो उसको पहले दिखा दिया जाएगा कि हाँ आप स्टाफ से हो। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के कोतवाली खटीमा पुलिस ने लूट की योजना बनाते 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सीमांत कोतवाली क्षेत्र खटीमा में कुछ दिनों में हुई चोरियों को देखते हुए पुलिस द्वारा रात में गश्त तेज कर दी गई है और खटीमा बाजार चौकी की रात्रि गश्ती टीम ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए 4 संदिग्धों के पास से पुलिस को चाकू और नकबजनी का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 संदिग्धों की पहचान शादाब आरिफ, मोहम्मद फरमान और मोहम्मद गुमान के रूप में हुई है, जो कि खटीमा के रहने वाले हैं। रात्रि हमारे यहाँ पे जो रात की हमारी गश्त होती है, तो रात्रि गश्त के दौरान चौकी प्रभारी बाजार और उनकी टीम द्वारा 4 युवकों, जिनमें से एक शादाब खान, दूसरा आहिल, तीसरे सहद मंसूरी और चौथे मोहम्मद फरमान और बुद्धिमान, इन 4 को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया, जिनके पास से चाकू और नकबजनी के सामान बरामद हुए। 4 से पूछताछ में पता चला कि कहीं लूट की योजना बना रहे थे, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर दिया गया है। और आज यूपी के मथुरा में पुलिस ने काबिल तारीफ काम करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों के ट्रक को पकड़ा है। दरअसल मथुरा के थाना कौसीकला में पुलिस ने गाड़ी में फूल गोभी की आड़ में गांजे की पत्तियों को पकड़ा है और बरामद कर लिया है। चालक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने गाड़ी में तकरीबन 3,560 किलोग्राम अवैध भांग की पत्ती और 37,900 रुपये नकदी बरामद की है। बरामद की गई अवैध भांग की पत्तियों की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। आज थाना कौशिकला जनपद मथुरा क्षेत्रांतर्गत हरियाणा बॉर्डर पर स्थित कोटन चौकी पर चेकिंग के दौरान एक टाटा कैंट्रा वाहन पर फूल गोभी के नीचे छिपा कर ले जा रहे 35 कुंटल भांग को बरामद किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गयूर सनफ वहाब निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली जनपद मथुरा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 37,900 रुपये, वाहन, भांग एवं उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है।
इसके अन्य साथियों की तलाश कर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग उधम सिंह नगर के कर्मचारियों ने प्रदेश के आह्वान पर अपनी कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार के बाद अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के गेट पर धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुल्य प्रदेश के होने के बाद भी इन 204 पूर्व सैनिक संविदा कर्मचारी हैं, जिनकी 15 साल से ज्यादा की सेवा विभाग में हो चुकी है और इन पर कर्मचारियों को प्रदेश सरकार और सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 5वां वेतनमान और 6वां वेतनमान वर्तमान में दिया जा रहा है। ये पूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण उधम सिंह नगर की तरफ से जो है 7वें वेतन आयोग जो हमको वर्ष 2016 से लागू हो जाना चाहिए था, जो कि यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों को बाकी सभी को लागू हो गया है, तो हम उससे अभी भी वंचित हैं। उसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं, बोनस जो हमें मिलना चाहिए था प्रतिवर्ष की तरफ से वो हमें अभी नहीं मिल पाया है। उसके लिए हम अभी भी संघर्षरत हैं। नियमितीकरण जो हमारा मेन मुद्दा है, जो विभागीय संविदा में लेकर हमको नियमित किया जाना चाहिए था, जो नियमावली 2013 के अंतर्गत आती है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी फाइल जो है शासन स्तर तक पहुंच चुकी है। हमें बार बार ये संदेश दिया जा रहा है निदेशालय स्तर से, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है आगे को। तो हमें अपने निदेशक से मेनली ये कहना है कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं और हमें विश्वास दिलाएं कि ये कार्य हो रहा है, तो ताकि हमारी मांगें पूरी हो सके। और अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अभी जैसे कि 13 जिले और निदेशालय इस पर पूरे एक साथ जो है जुड़े हुए हैं और एक साथ 1 मार्च से इन्होंने सभी ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रखा है। तो आगे को हम जो है अगर ये नहीं होता है फिर हमें अपनी आगे की रणनीति में निदेशालय स्तर पर ही इसको संघर्ष करने के लिए। अंबाला सेंट्रल जेल की 4 दीवारों में अब फिल्मी तराने गूंजेंगे, क्योंकि अब अंबाला की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया है, जिसमें जेल में बंदी ही रेडियो जॉकी होंगे और जेल के बंदियों की फरमाइश पर भी यहाँ पर रेडियो में गीत बजाए जाएंगे। जेल में अब रेडियो पर बंदियों की सेहत, कानून व्यवस्था, बंदियों से जुड़ी समस्याओं और उनकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो आपको ये भी बता दें कि पानीपत और फरीदाबाद जेल के बाद अंबाला सेंट्रल जेल प्रदेश की ऐसी तीसरी जेल है जिसमें जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। 26 फरवरी को अपने जो माननीय होम सेक्रेटरी साहब हैं श्री राजीव अरोड़ा जी और हमारे डीजीपी श्री के सलवरा जी, उनके द्वारा जेल रेडियो अंबाला का उद्घाटन किया गया है। ये पहले जो प्रथम फेज़ था हमारा इसमें हरियाणा की प्रिजन्स में शुरू करने का, ये अंतिम पड़ाव था। पहले 3 जेलों में शुरू किया जाना था। पानीपत शुरू हो चुका है, फरीदाबाद हो चुका है, अब अंबाला है। तो अब इसको बाकी जेलों पे बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जेलों में भी शुरू करने की योजना है। तो इसको बंदियों द्वारा ही चलाया जाता है जी, जिनको कि जैसे पहले बताया गया था कि 6 बंदियों को अंबाला के को ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो इसका प्रोग्राम को पेश करते हैं। इसमें बंदियों के विभिन्न हेल्थ से संबंधित इशू, पेशी से संबंधित इशू, कानून व्यवस्था से संबंधित इशू, या जो अपने परिवार के साथ जुड़ने के मुद्दे होते हैं, किसी का जन्मदिन है, आपकी फरमाइश कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों को तवज्जो दी जाएगी ताकि बंदी इससे जुड़ के, इससे कुछ सीख के बाहर जाकर अपनी सोसाइटी में जाके पुनर्स्थापित हो सके। ये उसी चरण में एक पहल है जो कि हमारे को मुख्यालय से प्राप्त हिदायत अनुसार की। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित लकड़ी और तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विकास नगर के सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मावाला में पुलिस ने दर्रा रीठ बैरियर पर प्रतिबंध प्रजाति की लकड़ी के 152 नंग बरामद किए हैं। तस्करी की जो लकड़ी है उत्तरकाशी जिले के पुरोला से सहारनपुर ले जाई जा रही थी, जहां इसके बर्तन बनाकर तिब्बत भेजने की तैयारी हो रही थी। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए आकी जा रही है और वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। देहरादून द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु लगातार निर्देश जारी करते रहते हैं। उसी क्रम में कल दर्रा रेड पर चौकी इंचार्ज ने स्कॉर्पियो गाड़ी में 152 नग के साथ में कांचल की लकड़ी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जो क्या कहते हैं उत्तरकाशी जिले से किसी नेपाली से लेकर के आ रहे थे। ये जो कांचल की लकड़ी है इसके कटोरे बनाए जाते हैं जो बौद्ध धर्म अनुयायियों द्वारा
उसका प्रयोग किया जाता है और अभियुक्तों को गिरफ्तार। 60 मिनट 60 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।